हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेट 4। इसके अंदर भी जो है हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। और कल जो हमने 71 क्वेश्चन डिस्कस किया था, 71 क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसको मैंने आज के 89th क्वेश्चन के अंदर लिया है। तो उसमें आप देख लेना कि किस तरीके से वो चीज़ें आएंगी। तो वो जो हमारा न्यूमेरिकल था वो हमने 89th क्वेश्चन में लिया है। तो इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये जो क्वेश्चंस हैं, आप जो मेरा थियरी कोर्स जो है आप मेरा परचेज कर सकते हैं। थियरी कोर्स जो है हमारा स्टडी आईक्यू के ऊपर हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है, आप इस कोर्स को भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है कूलिंग सिस्टम जो होता है ये हमेशा कहाँ पे होना चाहिए। कूलिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जस्ट ए सेकेंड, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है, जो आपका कूलिंग सिस्टम है वो कहाँ पे होना चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कूलिंग सिस्टम हमारे रेफ्रिजरेटर में कौन काम करता है, कंप्रेसर काम करता है। और कंप्रेसर हमेशा जो होता है वो नीचे की तरफ देखने को आपको मिलता है। कंप्रेसर हमेशा नीचे की तरफ देखने को मिलता है। और ये कूलिंग सिस्टम जो होता है कि इसके अंदर जो कंडेंसर होता है, ये जो कॉइल्स होती हैं ये हमेशा रेफ्रिजरेटर के नीचे लगी होती हैं। बट अगर अदरवाइज अगर आपसे पूछा कि फ्रीजिंग कंपार्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए, तो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। दोनों में चीज डिफरेंस है, क्योंकि देखिए ये है कंडेंसर जो आपका कूलिंग सिस्टम कर रहा है, हमारी एयर जो है प्रॉपर तरीके से जो है रेफ्रिजरेटर में कूल कर रहा है। लेकिन बात ये है कि जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर जो होती है वो भारी होती है, वो इसीलिए जो है नीचे की तरफ आके गिरती है और हमारे खाना वगैरह जो नीचे पड़ा होता है उसको ठंडा करती है और प्रॉपर तरीके से जो है कूलिंग इफेक्ट वहां पे शो करती है। तो इन्होंने कूलिंग सिस्टम पूछा था, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, एट द बॉटम। बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बट एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर इन्होंने पूछ लिया फ्रीजिंग कंपार्टमेंट कहां पे होना चाहिए, तो आप आंसर इसका क्या देंगे, आप आंसर देंगे एट द टॉप। अगर उन्होंने पूछा फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के बारे में, ध्यान रखना, फ्रीजिंग कंपार्टमेंट पूछा तो एट द टॉप आंसर लिखा जाएगा। अच्छा, एक चीज और, वन मोर थिंग इज कि अगर आपसे पूछा कि हम जो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस डालते हैं, तो फ्रीऑन डाली जाती है, और जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी आप जानते हैं। तो आंसर इज बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो रेडिएंट हीट को मेज़र करने में काम आता है। रेडिएंट हीट वर्ड का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपकी जो है हीट एक्सचेंज देखने को मिलता है। जैसे आपकी रेडिएशन होती है ना, रेडिएशन इज द दैट इज रेडिएंट हीट। इसमें क्या होता है कि जो आपकी हीट एनर्जी है वो आपकी फोटोन से जो है ट्रांसफर देखने को मिलती है, फोटोन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। और इसको ट्रांसफर करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये विद द स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव करते हैं। अब बात ये है कि रेडिएंट हीट के अंदर जो है कौन सी चीज़ यूज़ करी जाती है मेज़र करने के लिए, तो वो ये इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, थर्मोपाइल। सो डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब थर्मोपाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी थर्मल एनर्जी को यानी कि ताप ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ बहुत सारे जो है थर्मोकपल्स लगे होते हैं इस तरीके से, जो आपके सीरीज में अटैच देखने को आपको मिलते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका थर्मोकपल जंक्शन पेयर्स के ऊपर लगता है सीरीज़ के अंदर, और ग्राउंड के अंदर जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेज़र करता है, रेडिएंट एनर्जी को मेज़र करता है। डिटेक्ट करने के लिए जो है आपकी रेडिएंट एनर्जी को वो थर्मोपाइल है, लेकिन थर्मल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट करी जाती है तो भी आपका थर्मोपाइल यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए जी, लिक्विड थर्मोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड थर्मोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका जो आपका मरकरी वगैरह, जिसमें हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की मैंने आपको रेंज बताई थी 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने आपको बताया था। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ये क्या करता है, इसके अंदर एक्चुअली एक बेंड होता है, बेंड फॉर्म में देखने को आपको मिलता है, और ये अल्कोहल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में, यानी कि अल्कोहल कितना एक्सपैंड करता है, कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस चीज को ये मतलब आई मीन टू से इस चीज के ऊपर ये बेस होता है। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मोमीटर। ये क्या करता है
कि ये देखता है कि एयर जो है बल्ब के अंदर कितनी ट्रैप है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारा काम करता है। मतलब प्रेशर इनसाइड द बल्ब कितना है और ये जो ट्यूब के अंदर किस तरीके से वेरी होता है, तो ये वो मेज़र करता है। यानी कि ये एयर जो ट्रैप होती है इनसाइड द बल्ब, जो एयर ट्रैप होती है इनसाइड द बल्ब, उसके अंदर प्रेशर कितना है, प्रेशर इनसाइड द बल्ब, ये सारे जो थर्मोमीटर जो होते हैं हीट चेंजेस करने वाले, वो इससे मेज़र किए जाते हैं। अब मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं कि अगर रेडिएंट एनर्जी पूछा डिटेक्ट कौन करता है, तो आंसर आप क्या देंगे, थर्मोपाइल। ठीक है, अगर थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा तो भी थर्मोपाइल। अब जो रेडिएंट एनर्जी है ये आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है। लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर मर्करी डाला होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 to 42 डिग्री। 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का मतलब अल्कोहल जो होती है आपका, उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के ऊपर ये बेस होती है। और कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मोमीटर जो है वो आपका बल्ब के अंदर कितना एयर है और कितना प्रेशर वेरी होता रहता है, ये उस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है। सो आंसर इज डी ऑप्शन, थर्मोपाइल। When 2 thin shirts can keep us warmer than a single thick shirt in the winter। क्यों? मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें अगर आप रख लो, ये सपोज करो कि आप हो, ठीक है, और इसके ऊपर आप एक शर्ट डाली हुई है, और अदरवाइज ये आप हो और इसके ऊपर आपने 2 शर्ट्स डाली हुई हैं, तो आपको जो चीज़ आपको गर्म रखेगी वो ये वाली रखेगी। क्यों? क्योंकि जब बाहर वाली जो एयर है और आपकी बॉडी हीट है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और ये बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता और अंदर वाली हवा को अंदर आने नहीं देता। मतलब यहाँ पे ये इंसुलेशन का काम करने लग जाता है, जिसमें हीट आपकी ट्रांसफर नहीं देखने को मिलती। सो इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो एयर ट्रैप हो जाएगी वो इंसुलेशन का काम करेगी। सो इट मींस द लेयर ऑफ द एयर एक्ट एज ए इंसुलेशन बिटवीन द 2 शर्ट्स। यानी कि हवा की एक परत बन जाती है जो रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है, ताकि आपको बॉडी को हीट प्रॉपर मिलती रहे और जो है आपकी बॉडी हीट रहे। सो सेम एग्जांपल इन द वुलन क्लोथ्स। जो ये वर्ड आपको पूछा जा सकता है कि जो सर्दी के कपड़े डालते हैं हम, पशम वाले जो डालते हैं, जो डाले जाते हैं, जो घर में बनाए जाते हैं, तो वो गर्म क्यों होते हैं? वो इसीलिए गर्म होते हैं क्योंकि उसमें इंसुलेशन का काम देखने को मिल जाता है। आंसर इज सी ऑप्शन। वाटर इज़ यूज इन द हॉट वाटर बैग्स बिकॉज। ये हॉट वाटर बैग्स वो हैं, जैसे सपोज करो कि आपके कमर के ऊपर दर्द होने लग गया, मतलब जॉइंट्स के ऊपर दर्द होने लग गया, तो आप एक पानी की बॉटल ले लेते हो या पानी का बैग ले लेते हो जिससे आप सिकाई करते हो। अब रीज़न क्या है कि वाटर को आप यूज़ करते हो? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, वो ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। वाटर एक ऐसी जो है लिक्विड है, जब गर्म होता है तो टाइम भी बहुत जल्दी गर्म होने में भी बहुत ज़्यादा लेता है और ठंडा होने में बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा इसकी अधिक है। और ऑन द अदर हैंड सैंड की अगर हम बात करें, रेत की बात करें, तो सैंड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो तो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो वाटर इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत देखने को आपको मिलती है। तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन। जो ब्लैक बॉडी होती है ये एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशन, जितनी भी किरणें होती हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? क्योंकि जब ब्लैक बॉडी के ऊपर कोई भी किरण पड़ती है तो इससे जितनी भी किरणें आती हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती है। हर चीज़ की, हर एंगल से, कहीं किसी भी एंगल से आए, किसी भी डायरेक्शन से आए, कोई भी वेवलेंथ से आए, तो ये चीज़ एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये एब्जॉर्ब ही नहीं करती, ये एमिट भी करती है, साथ के साथ छोड़ती भी है। तो ये आपकी ब्लैक बॉडी का काम होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये हर तरंग दैर्घ्य वाले जो लाइट होती है, लाइट होती है, रेडिएशन होती है, किरण होती है, उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। सो इट मींस ऑल वेवलेंथ कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी। सो डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव दैन द लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज द गैस। देखिए गैस थर्मोमीटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लिक्विड थर्मोमीटर से। क्यों? देखिए गैस और लिक्विड में एक चीज़ होती है कि कॉन्वेक्शन चलता है, कॉन्वेक्शन प्रोसेस चलता है, संवहन प्रोसेस चलता है। बट अदरवाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो, ठीक है, हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होती है। लेकिन सॉलिड के अंदर जो होते हैं पार्टिकल्स एक साथ अटैच होते हैं, लिक्विड्स के अंदर थोड़े से दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस के अंदर जो होते हैं रैंडम देखने को मिलते हैं। सो गैस को जब हम गर्म करते हैं जब भी, तो ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा एक्सपैंड देखने को आपको मिलती है। सो इसका जब एक्सपेंशन ज़्यादा है तो इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देखने को आपको मिलती है, ये संवेदनशील होती है। सो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। दे हैव द लार्जर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। विस्तार का बड़ा गुणांक होता है गैस के अंदर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरी एज। बॉइलिंग पॉइंट का जो लिक्विड का असर होता है वो कैसे होता है। देखिए अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अदरवाइज फॉरेनहाइट में अगर पूछा तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। बट बात क्या है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे वेरी करता है। जैसे सपोज करो कि लिक्विड है, अगर आप हाइट के ऊपर जाते हो, जैसे ही आप हाइट के ऊपर जाते हो, माउंटेन्स वगैरह में जाते हो, तो आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वहां पे कम देखने को आपको मिलता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आपको कम देखने को मिलेगा तो इसका मतलब जो है ये आपका साथ के साथ जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपको कम देखने को आपको मिल जाता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन। सो प्रेशर वेरी करेगा बॉइलिंग पॉइंट से, ध्यान रखना। अब यहां पे 2-3 कंडीशन आएंगी। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम हो जाएगा। और ये रीजन कहां पे होता है, हाइट के ऊपर, माउंटेन वगैरह रीजन में देखने को आपको मिलता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी बात यह है, सोलर कुकर की हम बात करी थी हमने, प्रेशर कुकर की। कुकर में क्या होता है कि कुकर का एटमॉस्फेयर ये है, तो जब आप गर्म करते हो किसी भी चीज को, यहां पे क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है। प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, इसीलिए जो है खाना जल्दी बन जाता है। रीजन सिर्फ ये है कि अंदर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है और हम कांस्टेंट कंडीशन के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन अगर हम हाइट के ऊपर ले लें, हाइट के ऊपर इसीलिए जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर देखने को कम मिलता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन, प्रेशर वेरीज। Mud houses are cooler in summers and warmer in winters as compared to the brick because, देखिए क्या कहता है, मड जो हाउस होते हैं वो गर्मियों में ठंडे होते हैं लेकिन सर्दियों के अंदर जो है वो गर्म देखने को आपको मिलते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जो ईंटों से हमारा घर बना होता है। अब बात क्या होती है, मड हाउस का मतलब क्ले आप यूज कर सकते हो, मड हाउस का मतलब क्ले वर्ड यूज कर सकते हो। और जो क्ले होता है ये पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है कि ये विद्युत का और हीट का, ऊर्जा का, उष्मा का कुचालक होता है। पुअर कंडक्टर होता है हीट का एज कंपेयर टू द वुड और ब्रिक। सो जो क्ले होती है ये पुअर कंडक्टर है। जब पुअर कंडक्टर होगा तो इसका मतलब क्या है, हीट इसके अंदर जो है ट्रांसफर नहीं होगी, ना तो एक्सटर्नल हीट बाहर जाए, एक्सटर्नल हीट अंदर आएगी, ना ही इंटरनल हीट बाहर जाएगी। जब ऐसा चीज देखने को मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है जो मड हाउस हमें गर्मियों में क्या दिखेंगे, गर्म दिखने को ठंडे देखने को मिलेंगे, और गर्मियों के अंदर जो है हमें वो गर्मियों के अंदर हमें ठंडे देखने को मिलेंगे और सर्दियों के अंदर हमें वो गर्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही। तो इसीलिए क्या बनेगा कि मड हाउस क्या हो गया आपका, बैड कंडक्टर हो गया, पुअर कंडक्टर हो गया। सो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेम एग्जांपल आप ले सकते हो हैंडपंप की। हैंडपंप में जब आप गर्मियों के अंदर जब पानी वगैरह आप देखते हो, ठीक है, जैसे हैंडपंप लगा होता है तो हैंडपंप से आप पानी वगैरह आता है, तो अगर आप जब हाथ लगाते हो यहां पे, ठीक है, तो आपको, ये हम समर की कंडीशन ले रहे हैं, समर की कंडीशन, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पानी जो है आई मीन टू से गर्मी के अंदर जो है जो ये आपको पानी जो है ठंडा लगता है, यानी कि कूल लगता है। रीजन क्या होता है, देखिए अंदर जो पानी अंदर से आ रहा है, अर्थ के अंदर से आ रहा है, अंदर तो आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो तो बिल्कुल वैसा ही रहता है। सो सेम कंपेयर टू द, लेकिन बाहर वाला जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, तो इसीलिए हमें जो है ठंडा महसूस होने लग जाता है। सेम ऐसी कंडीशन देखने को आपको मिलती है कि गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर, ठीक है, अंदर जो है सेम रहता है, सो इसीलिए हमें ठंडा लगता है। तो ऑपोजिट कंडीशन में विंटर्स में हमें उल्टा लगता है कि विंटर्स में हमें लगता है कि पानी अंदर से जो है गर्म आता है, अदरवाइज टेम्परेचर बाहर का ठंडा हो गया, अंदर वाला सेम ही रहता है। तो ये कंडीशन होती है। तो ये आपका मड वाला है पॉइंट बनेगा। तो मड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हैंडपंप वाला आगे भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन भी होंगे वहां पे। तो आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के एसआई यूनिट क्या होते हैं, टेम्परेचर के एसआई यूनिट होते हैं केल्विन। ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अदरवाइज हम सेल्सियस और फारेनहाइट में भी कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। तो ये मैंने आपको बताया था। अगर सेल्सियस का टेम्परेचर गिवन हो, केल्विन में निकालना हो तो आप इन दोनों को बराबर कर देंगे। अगर सेल्सियस का टेम्परेचर गिवन हो तो फारेनहाइट में निकालना हो तो आप इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो ऐसे आप पेपर में क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और जूल किसकी यूनिट होती है, ये एनर्जी की, यानी कि एनर्जी, ऊर्जा की जो है आपकी यूनिट देखने को मिलती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, केल्विन।
ए रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज। कहने का मतलब क्या है कि एक वास्तविक गैस को, ठीक है, जब हम उसके ऊपर दबाव यूज करते हैं तो उसका जो तापमान होता है वो मतलब किस तापमान के ऊपर जो है वो गैस जो है लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर जो है तब्दील हो सकती है। ये एक डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर की। किसकी? क्रिटिकल टेम्परेचर की, जिसे आप महत्वपूर्ण तापमान कहते हैं। एक्चुअली ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, अगर हम सपोज करो कि किसी भी चीज़ का, सपोज कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ लगा लो कि ये कोई भी आपकी गैस है, ये कोई गैस है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है जो मैक्सिमम है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। जब आप इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म कर दोगे तो ये सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप 50 डिग्री से ऊपर चले जाओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। तो यही क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है, जिस टेम्परेचर के ऊपर, जिस तापमान के ऊपर जो है गैस लिक्विड में बदल जाएगी, चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर लगाते रहो, और तो आंसर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर बन जाता है। अगर सपोज करो कि आपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर लगा दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर लगा दिया, तापमान ज्यादा लगा दिया, तो वो लिक्विड में नहीं बदलेगा। तो हमेशा जो गैस होती है पानी में कब बदलती है? जब क्रिटिकल टेम्परेचर आपका पहुंच जाता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो होती है आर्द्रता, दो तरीके की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या होता है? ये होती है सापेक्ष, और ये एब्सोल्यूट मतलब असली, रियल। असली जो रियल वाली होती है वो होती है एब्सोल्यूट। सपोज करो कि आप जिस रूम में बैठे हो, जिस जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? एयर के अंदर कितना वाटर है, हवा के अंदर कितना पानी है, उसको आप ह्यूमिडिटी आर्द्रता कहते हो। अगर हम बात करें कि इसमें हाँ जी इतनी है, सपोज करो कि 10 है, 10% है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलती है, ये 10% इसके अंदर जो है डेट मीन्स ह्यूमिडिटी है, तो ये क्या बन जाएगी? एब्सोल्यूट। अगर हम बात करें कि भाई इसमें 10 तो है लेकिन इसमें 50 हो सकती है, तो इसका मतलब जब हम दो चीजों को कंपेयर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? सापेक्ष आर्द्रता। तो ये हमेशा किस में मेजर करी जाती है? परसेंटेज में मेजर करी जाती है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर देखने को आपको मिलता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आंसर इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वट डिटरमाइंस द कलर ऑफ ए स्टार, जो स्टार का कलर है ये कौन मेजर करता है? देखिए स्टार का जो भी कलर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके सरफेस टेम्परेचर के ऊपर, कि हाँ कि उसका जो तय का टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन, सरफेस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि और भी जो चीज़ें हैं वो भी आपका जो है इफेक्ट करती हैं, लेकिन मेन टेम्परेचर करता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके कलर जो है चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अदरवाइज आप देखोगे, मैक्सिमम टाइम देखोगे जब एंड कलर आता है हमेशा व्हाइट कलर देखने को आपको मिलता है मैक्सिमम। सो दैट्स व्हाई जो स्टार होते हैं वो हमें व्हाइट कलर के देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। सो बट अदरवाइज ह्यूमन जो आई है वो सेंसिटिव किसके है? ब्लू लाइट के, और इसीलिए जो होती है हमें जो रात को जो स्टार्स होते हैं वो ब्लूइश कलर देते हैं। रीजन क्योंकि हमारी आई सेंसिटिव किसके लिए है? ब्लू कलर के लिए। तो अदरवाइज ये टेम्परेचर का ही खेल होता है, जब भी कोई भी कलर जो स्टार है वो कोई भी कलर देता है, रंग देता है। और स्टार किस चीज के बने होते हैं? हाइड्रोजन के बने होते हैं, और हाइड्रोजन बन के क्या बनता है? उसके अंदर हीलियम बनता है। और ये किस चीज का प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे आप नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और ये चीज ही है नाभिकीय संलयन, जिसके कारण जो है इसके अंदर जो है एनर्जी, ऊर्जा पैदा होती है। तो ये आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन, टेम्परेचर इज द राइट आंसर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर, पानी का जो हिमांक है वो क्या है? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होता है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो है, यानी कि गर्म कितने क्वथनांक जो है वो कितने के ऊपर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर देखने को मिलता है। और ट्रिपल पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ट्रिपल पॉइंट जो ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड गैस जो है एग्जिस्ट करते हैं, ट्रिपल पॉइंट होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट जो होता है, ठीक है। बट अदरवाइज आप 0 डिग्री ही लगा देते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर इज सी ऑप्शन।
ये आ गया जी क्वेश्चन जो हमने कल किया था। ए चेंज ऑफ द 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन सेंटीग्रेड स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट चेंज इन द फारेनहाइट साइकिल। देखिए एक तो मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आप सीधा भी आंसर याद कर सकते हैं, तभी मैंने यहाँ पे देखो पहले तो 89 और 71 इसीलिए लिखा है क्योंकि 89 आज डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज वो 71 क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए आप सीधा भी याद कर सकते हो कि इसका आंसर जो है ए आंसर बनेगा, यानी कि 18 डिग्री फारेनहाइट बनेगा। लेकिन हम कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन ये एक थंब रूल है कि जब भी हम बात करें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज देखने को मिलता है, 1.8 डिग्री फारेनहाइट देखने को चेंज मिलता है। बट अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है, देखिए चेंज ऑफ 10 डिग्री, तो अगर मैं मान के चलूं कि सेल्सियस 0 डिग्री है, ठीक है, अच्छा चलो एक फॉर्मूला पहले तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180, ये फॉर्मूला है। अब इन्होंने चेंज ऑफ 10 डिग्री बोला है, 10 डिग्री चेंज कर रहे हैं, तो अगर मैं पहली कंडीशन में मैं सेल्सियस को 0 मान के चल रहा हूं, 0/100 इज इक्वल टू F-32/180, ठीक है, तो ये 0 बन गया और 180 क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, तो F कितना आ गया, F इज इक्वल टू 32 आ जाता है, F इज इक्वल टू 32। ये पहले केस में आया, ये पहले केस में आया। अब दूसरा है चेंज किया हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब मैंने क्या किया दूसरे केस के अंदर मैंने क्या बनाया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड डाल दी, 10/100 इज इक्वल टू F-32/180, ठीक है, ये बार दिया, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो F किसके बराबर आ गया, 32 + 18 दैट इज 50 के आ गया। तो दूसरे केस में F कितना आया, 50 आया, और ये हो गया दूसरा। तो चेंज देखो कितना आया, 50 - 32 18 चेंज आया ना, तो आंसर क्या बन गया आपका 18। ये यहां पे ध्यान रखो, चेंज वर्ड बोला था उसने, एक बदलाव बोला था, ए चेंज ऑफ द 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये चीज ध्यान रखनी है। जब भी चेंज आ गया तो आंसर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप सीधा भी याद कर सकते हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज 1.8 डिग्री फारेनहाइट होता है स्केल्स के ऊपर, तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट ऑफ द हैंड पंप इज हॉट बिकॉज, ये आ गया वही चीज कि हाँ जब भी हम विंटर सीजन की बात कर रहे हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है, वायुमंडल तापमान जो है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो क्या हो गया आपका, कम हो जाता है, यानी कि लेस हो गया, ठीक है। लेकिन जो धरती है अर्थ है, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो तो आपका सेम है, तो सेम होने के कारण जो है हमें बाहर जो है पानी आता गर्म देखने को मिलता है। लेकिन सेम अगर आप उल्टा करोगे, समर्स के अंदर बात करोगे, तो समर के अंदर जो है वायुमंडल दाब जो है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जिसके कारण जब हम गर्मियों के अंदर पानी निकालते हैं तो हमें वो ठंडा महसूस होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो जो अर्थ के अंदर जो है सेम देखने को आपको मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर तो सेम रहेगा चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, लेकिन सर्दियों के अंदर जो है अंदर वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन बाहर वाला टेम्परेचर घट जाएगा। और गर्मियों के अंदर सेम चीज होगी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो हो गया वो बढ़ गया और समर जो धरती के अंदर टेम्परेचर है वो कम हो गया, तो इसी कारण ठंडा गर्म हमें लगता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन इज, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ये क्या चीज होती है। देखिए आपको पहले मैं बता दूं कि ये दो कंडीशन लिए, नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, लैप्स रेट कहा जाता है। लैप्स रेट का मतलब क्या है कि ये जो टेम्परेचर है आपका किस तरीके से वेरी करता होता है। जब भी देखिए, जब हम यहाँ पे देखिए वार्म एयर है, गर्म एयर है, जैसे ही गर्म एयर है जैसे ऊपर उठती है वो ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठीक है, और कोल्ड होती है ऊपर चलती जाती है, ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट, जिसमें आपने ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप ऊपर एक किलोमीटर अगर आप ऊपर जाते हो तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है आपका कम होता जाता है, वो होता है नॉर्मल लैप्स रेट, जिसमें आपकी कोल्ड एयर ऊपर जा रही है तो आपका टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के अंदर उल्टा चीज हो जाती है कि जैसे ही हम बात करें कि हाँ हमारी गर्म एयर जो है ऊपर की तरफ गई, ये गर्म एयर जो यहाँ पे है टेम्परेचर इन्वर्जन का काम करती है और नीचे भेज देती है ठंडी हवा को, जिसमें आपने वैलीज के अंदर ये पॉइंट देखा होगा, ठीक है, जितनी भी आपकी वैलीज होती हैं तो वी शेप
वैलीज होती हैं, यहाँ पे जो है आपकी जो है कोल्ड एयर, ठंडी ठंडी नीचे हवा जाती रहती है। जैसे आपके एप्पल ऑर्चर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे भी ये सारा सीन देखने को आपको मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लैप्स रेट का उल्टी पोजीशन होगी। सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। ऋणात्मक हास पर जो है ये टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को आपको मिलता है। सो ध्यान रखना कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन उल्टा टेम्परेचर इन्वर्जन में होता है कि जिसमें आपका टेम्परेचर जो है वो कम ना होके बढ़ता जाता है। तो आंसर इज बी ऑप्शन, नेगेटिव लैप्स रेट। ओशन करंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ओशन करंट्स जो होते हैं ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ओशन करंट्स का मतलब लिक्विड की बात आ गई, और लिक्विड और गैसेस के अंदर मैंने आपको मेनली बताया था कि क्या होता है, संवहन देखने को आपको मिलता है, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट्स देखने को आपको मिलती है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। बाकी कंडक्शन मैंने आपको बताया था, कंडक्शन जो होता है सॉलिड्स में, ठोस वाली चीज़ों में होता है। अगर आप दो चीज़ों को गर्म कर रहे हो तो अगर ये गर्म है, ये वाला हिस्सा गर्म है, तो ये इधर वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा। इंसुलेशन का मतलब जब आप हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, जैसे वुड, रबर, ऐसी चीज़ों के अंदर नहीं हो पाती। और रेडिएशन की अगर हम बात करें तो जब भी हीट रेडिएट करती है तो वो हमेशा विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेडिएट करती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कन्वेक्शन, संवहन इज द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल, ये पर्सन है जी जिन्होंने सेंटीग्रेड स्केल डिस्कवर किया था, जिनका नाम है एंडर्स सेल्सियस। और ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। बाकी जो दूसरे नाम है जैसे डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, तो इन्होंने फारेनहाइट स्केल को डिस्कवर किया था। और मरकरी थर्मोमीटर जो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हो, मरकरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट है विलियम थॉमसन। विलियम थॉमसन ने क्या किया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बात करी थी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर बात करी थी कि हाँ कि जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर है। राइट्स ब्रदर की बात करें तो इन्होंने पहली बार जो है मोटर बेस्ड जो है एरोप्लेन जो है चलाया था। एरोप्लेन के इन्वेंटर भी इनको कहा जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, एंडर्स सेल्सियस इज द राइट आंसर। हाउ मच मैकेनिकल वर्क मस्ट बी डन टू कंप्लीट मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितनी यांत्रिक कार्य करना चाहिए। तो ये आपको सीधा सीधा याद करना है, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि 1 ग्राम आइस को अगर आप जो है पिघलाओगे 0 डिग्री के ऊपर तो कितना मैकेनिकल वर्क होगा। तो 80 किलो जो है, 80 कैलोरी जो है आपको चाहिए होती है। सो आंसर आपका क्या बनेगा, बी ऑप्शन। सीधा सीधा याद कर लो कि आंसर इज बी ऑप्शन, 80 कैलोरी इसका राइट आंसर बनेगा। गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मोमीटर। अभी हमने डिस्कस किया था कि गैस के अंदर क्या होता है कि मूवमेंट्स ज्यादा देखने को आपको मिलती है, एक्सपैंड करती है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा कि एक्सपैंड मोर देन द लिक्विड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए मरकरी थर्मोमीटर इज, मैंने आपको बताया था कि मरकरी जो होती है, मरकरी आपकी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, एक ऐसी मेटल जो लिक्विड होती है, द्रव होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो जब भी हम इसको, अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी हीट की, जैसे अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ये फटाफट क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी, क्योंकि लिक्विड क्या करते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। तो जिसके कारण जो है ये मरकरी थर्मोमीटर का काम चलता है। और हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड उसके अंदर जो है टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा कि कौन सी चीज आएगी कि एक्सपेंशन ऑफ मरकरी ऑन हीटिंग। तो आंसर इज बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। एंड वन मोर थिंग इज, मरकरी की कंजम्पशन से मिनी माटा डिजीज भी देखने को आपको मिलती है। मिनी माटा बीमारी जो होती है वो किसकी कंजम्पशन से देखने को मिलती है, मरकरी से देखने को मिलती है। सो आंसर इज बी ऑप्शन। जब हम हॉट वेदर के अंदर, गर्म मौसम के अंदर पंखे को चलाते हैं और फैन को चलाते हैं तो हमें एक कंफर्ट फील होता है, हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों, रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पेपर में कूलिंग इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया कि ठंडक महसूस होती है तो आप आंसर क्या लगा दोगे, इवेपोरेशन लगा दोगे, वाष्पन लगा दोगे। तो इसमें देख लो जी क्या बन जाएगा आपका, तो अवर परसिपिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, दैट मीन्स सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। आंखें बंद करके आंसर लगाना है, इवेपोरेशन वाष्पन, आंसर इज सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है? अभी मैंने आपको बताया था हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है मेजर करता है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ साथ में बता रहा हूँ कि हाइग्रोमीटर जो है इसमें एग्जांपल किसकी है कि स्लिंग साइकोमीटर जो होता है ये टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर होता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बाकी जो यहाँ पे जैसे है काटा थर्मोमीटर, ये क्या करता है, ये एयर करंट को, हवा के अंदर जो है
कितना करंट है कि कैसे स्पीड से जा रहा है, तो वो मेज़र करता है काटा थर्मोमीटर। एनीमोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये विंड की स्पीड, हवा की स्पीड को कितनी स्पीड है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मेज़र करता है एनीमोमीटर। और क्लिनिकल थर्मोमीटर मैंने आपको बताया था 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ए साइकिल टायर बर्स्ट सडनली दिस रिप्रेजेंट, मैंने आपको बताया कि जब भी हवा जाती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है, कूलिंग इफेक्ट देखने को आपको मिलता है। रीजन क्योंकि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। तो बट यहां पे क्वेश्चन और है कि सडनली एकदम से हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज सडनली होती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर 3 क्लासेस जो हमारी सुनी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज सडनली होगी तो उसका आंसर आप सीधा क्या लगाओगे, एडियाबेटिक प्रोसेस लगाओगे। फॉर एग्जांपल एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो एयर होती है, जैसे हम कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो ऑब्वियसली बात है एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाते ही वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद जो है वो धीरे 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 जो है नीचे की तरफ आती है। तो ये प्रोसेस जो चलता रहता है ये भी एक सडन प्रोसेस होता है। और इसकी एग्जाम्पल और मैं लूँ तो अगर आपने देखा होगा कि जितने भी गैस क्लाउड्स होते हैं, गैस क्लाउड्स होते हैं वो भी एक्सपैंड करते हैं, सडनली एक्सपैंड करते हैं, तो वो भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो उसके अंदर टेम्परेचर चेंज देखने को आपको मिलेगा। जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर चेंज देखने को आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइकिल टायर बर्स्ट हो जाता है, जब भी आप साइकिल टायर को देखते हो तो वो ठंडे की वाली चीज़ भी आती है क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज़ जा रही होती है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर के ऊपर अगर कोई चीज़ होती है तो वो आपकी आइसोथर्मल होती है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, जो जितना भी रेफ्रिजरेटर के अंदर काम होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू देखने को आपको मिलता है। और अगर मैं आपको कहूँ मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब अगर बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलना स्टार्ट कर दे तो वो भी आइसोथर्मल की एग्जाम्पल होती है। और फॉर एग्जाम्पल जो हीट पंप होता है वो भी सेम टेम्परेचर के ऊपर काम करता है, तो वो भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस देखने को मिलता है। और आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक की बात करूं तो आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, यानी कि यहां पे सेम वॉल्यूम की बात आएगी, आयतन की बात देखने को आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं तो स्टीम बन जाता है, वाष्प बन जाते हैं, लिक्विड से स्टीम बन गया और उसके बाद जो है हमने फ्रीजिंग कर दी किस चीज़ की, वाटर की आइस में, वाटर की आइस में जो है फ्रीजिंग कर दी, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक। यानी कि जब लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा, जब पानी को बर्फ में जो है बदला जाएगा तो वॉल्यूम जो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, वॉल्यूम जो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट है आइसोबारिक, आइसोबारिक। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, आइसोकोरिक की एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर हम जो क्लोज सिलेंडर है, कोई भी क्लोज सिलेंडर है उसके अंदर कोई गैस है, इसको अगर हम बर्न करें ना, इसको अगर हम बर्न करें तो गैस अपने आप जो है अंदर ही चलती जाएगी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो वो कौन सी एग्जांपल होती है, आइसोकोरिक की। आइसोबारिक मतलब बार मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, आइसोबार मतलब प्रेशर की बात आती है। तो ये आइसोबारिक का मतलब क्या होता है कि जो प्रेशर की बात आती है। और इसमें आपको अच्छा एक चीज़ देखिए, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया ना, आइसो ये वाला लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करना, और जो लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करना और फ्रीजिंग करना वाटर को आइस में, तो इसके अंदर जो है प्रेशर सेम रहता है, ये सेम प्रेशर के अंदर देखने को आपको मिलता है। ध्यान रखना, लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करना और जो है आपका जो फ्रीज कर देना वाटर को आइस में, तो वो आइसोबारिक में होता है। लेकिन गैस सिलेंडर के अंदर हम क्लोज सिलेंडर ले लिया, उसमें अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बी ऑप्शन। मैं दोबारा से बता देता हूं आइसोकोरिक और आइसोबारिक, ताकि कंफ्यूज ना हो। आइसोकोरिक वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि आयतन सेम रहेगा। आयतन किसमें सेम रहेगा, अगर आप कोई भी क्लोज चीज को गर्म करते हो उसके अंदर गैस बनेगी और ये सेम चीज रहेगी, चाहे आप वाटर को ले लो, प्रेशर कुकर ले लो, इसमें सेम वॉल्यूम रहेगा। लेकिन अगर हम आइसोबारिक की एग्जांपल लें, आइसोबारिक की, ठीक है, आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर रहने का मतलब सेम प्रेशर के ऊपर काम होगा। जैसे लिक्विड को स्टीम में बदल दिया, ठीक है, लिक्विड को स्टीम में बदल दिया, जहां हमने वाटर को आइस में बदल दिया, तो वो कौन सा होगा, आइसोबारिक देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, आंसर इज बी ऑप्शन। सडन प्रोसेस अचानक होगा तो एडियाबेटिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है
जब भी हम हॉट वाटर को स्प्रिंकल करते हैं हॉटर ग्लास टम्बलर के ऊपर, वो ब्रेक कर जाता है। क्यों? देखिए एक चीज़ देखिए, हॉट वाटर है, गर्म है, इसके अंदर जो मूवमेंट्स है वो पार्टिकल्स की देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर आप ऐसा गर्म पानी फेंकते हैं, अगर वो टूट रहा है तो इसका मतलब पानी उसके ऊपर अपना जो टेम्परेचर लेके जा रहा है, जिसके कारण जो है वो चीज़ जो ग्लास है वो आपका एक्सपैंड कर रहा है। तो इसका मतलब ग्लास सडनली एक्सपैंड, यानी कि ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ग्लास जो होता है वो सडनली एक्सपैंड कर जाता है, जिसके कारण आपको ब्रेकेज देखने को मिलती है कुछ टाइम बाद। अब यहां पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्लास होता है, ग्लास क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, और इसके अंदर सिलिका कंटेंट देखने को मिलता है, सिलिकॉन कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए कि ग्लास सडनली एक्सपैंड। अब एक चीज देखिए, कई बार आप देखोगे कि किसी भी ग्लास को अगर आप पानी करते हो तो वो यहाँ से ऐसे मतलब ऐसे जो है फैलने लग जाता है, कई कुछ यहाँ से फैलने लग जाता है, लेकिन यहाँ से नहीं फैलता। तो ये एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि अनइवन होता है। अनइवन जो होती है, वो अनइवन का मतलब जो ग्लास आपने यूज किया है वो स्ट्रेंथ जो है उसकी अनइवन है, तो एक्सपेंशन भी अनइवन देखने को आपको मिलेगी। तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? ग्लास सडनली एक्सपैंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हमने एक 5वां सेट डिस्कस करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।